वेलकम स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोइट्री सेक्शन की पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रांसलेशन प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस समरी ऑफ द पोएम, जो आपके सारांश कविता का और इसके वर्ड मीनिंग्स और इससे बनने वाले सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो पोइट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जी हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट हैं। विशेष ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छोटे क्वेश्चंस में कि डस्ट ऑफ स्नो के कवि कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ध्यान रखना है। आइए सबसे पहले देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो आपकी पोएम है, इसका नाम है यानी बर्फ की धूल। डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? एक तरीके से जो आइस होती है, बर्फ होती है, छोटे छोटे कण होते हैं, उसके टुकड़े होते हैं बर्फ के, बहुत महीन बारीक, वो डस्ट होती है। जो जैसे अपने धूल होती है वैसे बर्फ की डस्ट होती है, धूल होती है, वही डस्ट ऑफ स्नो है यानी बर्फ की धूल। इस कविता का नाम है। क्या होता है सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम पोएम की रीडिंग कर लेते हैं। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री। एक तरीके से यहाँ कवि कहता है कि जिस तरीके से कौवे ने, यानी एक ये जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमलक जो ट्री है, हेमलक ट्री का मतलब एक तरीके से धतूरे का पेड़ होता है, जो जहरीला पेड़ होता है धतूरे का, उस धतूरे के पेड़ की छाया में वो आराम कर रहा है, बैठा हुआ है उदास दुखी मन से, उसका मन नहीं लग रहा और पूरा दिन उसका बेकार होने जा रहा है। उसके नीचे बैठा है, कहीं खोया हुआ है पुरानी यादों में, कहीं पर मूड ऑफ है उसका। तो वहाँ एक कौवा है उस पेड़ के ऊपर, और वो कौवा आकर और वहाँ पर जो बर्फ की धूल होती, जो बर्फ जमा हुआ है, उसमें से कुछ बर्फ उसके ऊपर गिरती है। कौवा आता है तो वो डाली पर बैठता है, तो बर्फ की धूल उसके ऊपर गिरती है। He has given my heart a change of mood। इससे मेरा मन का जो मूड था वो चेंज हो गया, मेरी मनोदशा चेंज हो गई। कवि कहता है अचानक से जैसे कोई खोया हुआ हो, अगर हम थोड़ा सा पुश कर दे, धक्का मार दे, तब भी वो आदमी वापस वहाँ आ जाता है प्रेजेंट में, पता नहीं कहाँ खोया हुआ रहता है और समय वेस्ट होता जाता है। उसी तरीके से कवि भी उसका दिन पूरा वेस्ट कर रहा था, बेकार कर रहा था। एंड सेव्ड और बचा लिया सम पार्ट ऑफ अ डे आई हेड रूड। रूड का मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, जो मैं पछताव में खोया हुआ था, बर्बाद कर रहा था, उसको उसने सेव कर लिया, बचा लिया। जिसे मैं रूड बर्बाद कर चुका था, नष्ट कर चुका था, कुछ हिस्सा बचा लिया। किसने? उस कौवे ने। यानी छोटा सा कार्य उसने किया, उसने कुछ नहीं किया, बस पेड़ से बर्फ की धूल, वो भी उसने जानबूझकर नहीं गिराई। वो जैसे ही उसकी हलचल हुई, एक्टिविटी हुई, तो बर्फ गिरी। लेकिन कभी कभी अनजाने में भी कोई अच्छा कार्य हमसे हो जाता है। आइए इसकी समरी देख लेते हैं। इसमें आपके पूरी क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे और थीम में से सेंट्रल आइडिया अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने कॉमन बना दिया। आइए देखते हैं। द पोइट इज सिटिंग अंडर ए हेमलक ट्री इन अ सैड मूड। कवि धतूरे के पेड़ के नीचे बड़े ही दुख मूड में बैठा हुआ है। He is idling away his time। वो उसका समय idling away यानी बर्बाद कर रहा है। Then a crow shakes down dust of snow। तब एक कौवा आता है और बर्फ की धूल उसके ऊपर गिरा देता है। The fall of dust of snow changes the mood of the poet। जो बर्फ की धूल गिरती है उसके ऊपर, इससे कवि का मूड चेंज हो जाता है। He gets rid of his sorrow। इससे वो सोरो, अपने दुखों से, गेट्स rid यानी छुटकारा पा लेता है। एंड डिसाइड्स टू स्पेंड द डे इन अ जॉयफुल मैनर। और जो शेष बचा हुआ दिन है उसे आनंददायक तरीके से बिताने के बारे में डिसाइड कर लेता है, निर्णय कर लेता है। द क्रो एंड द हेमलक रिप्रेजेंट सोरो। जो कौवा है, क्वेश्चन है आपके कि कौवा और हेमलक प्रकृति का कौन सी साइड रिप्रेजेंट करते हैं? तो कौवा और जो धतूरे का पेड़ है वो प्रकृति की तरफ से सोरो यानी दुखपूर्ण साइड प्रेजेंट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर सम नेचुरल जॉय। जबकि बर्फ की धूल किस प्रकृति की कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं? नेचुरल जॉय, स्वाभाविक आनंद।
इट शोज डेट द सैड डे इज गोइंग टू चेंज इनटू समथिंग जॉयफुल फॉर द पोइट। ये बताती है कौन, डस्ट ऑफ स्नो, कि जो दुख भरा दिन था वो अब चेंज होने जा रहा है समथिंग जॉयफुल, आनंददायक में कवि के लिए। तो ये इसकी सारांश है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया। थीम लिखिए, मैसेज तो मैंने बनाए इस हिसाब से हैं, तीनों अलग अलग आंसर बनते हैं लेकिन एक ही आंसर बना दिया कॉमन। बस आपको कुछ नहीं करना, द थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज, और फिर आगे बढ़ा देना द मैसेज ऑफ द पोएम, जो पूछे वो। और एक चीज़ और है, यहाँ पर जो मैंने आंसर लिखा है ये है कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, तो वो भी इसी में से बन जाएगा। कुल मिलाकर ऑल इन वन है। द पोइट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वॉन्ट्स टू से डेट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस आर सिंपल। कवि डस्ट ऑफ स्नो कविता के माध्यम से हमें बताता है कि कभी कभी कुछ मोमेंट्स, पल या कुछ एक्शंस, कार्य ऐसे होते हैं जो बड़े सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, बट है वो लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, महत्व होता है। द फॉल, अब इसको शॉर्ट करने के लिए बस मैंने क्या किया, यहाँ तक लिखा, और बाकी आपको बार बार याद न करना पड़े, आंसर तो में बड़ा लिखना है, तो आपको क्या करना है, द फॉल से लेकर और मैनर तक, ये यहाँ पर हमने लिखा है समथिंग जो मैनर वाला है, ये यहाँ तक, ये यहाँ से द फॉल ऑफ से लेकर और द मैनर तक, ये इसमें प्लस कर देना ये लाइंस। तो ये से थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया वर्ड लिमिट में भी हो जाएगा और अलग से भी नहीं रखना पड़ेगा, इसी में से इसका आंसर लिख देंगे। तो इस प्रकार ये आपके जो क्वेश्चन हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कवि की मनोदशा क्या है, कवि अपना दिन कैसे बर्बाद कर रहा था, कवि का दिन कैसे बचा, सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी में से बन जाएंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैटर है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगली पोएम फायर एंड आइस में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।